हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल योर एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट बिजनेस स्टडीज के लेक्चर में कंप्लीट करा था पार्टनरशिप, और हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आइए फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्ड समझेंगे। एक वर्ड का मतलब जो है हमारा क्या, कोऑपरेटिव। की कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, और वहीं से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। सर, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि भाई एक जना कोई एक काम कर रहा है, दूसरा जना कोई एक काम कर रहा है, हम कहते हैं साथ मिलके करो, एक अपना कॉमन पर्पस लगो। बात आई समझ में? जब हम कहते हैं ना किसी से कि कोऑपरेट कर, कोऑपरेट का मतलब कि जिस पर्पस के लिए मैं काम कर रहा हूं तू भी उसी पर्पस के लिए कर। तो कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सर कॉमन पर्पस होना चाहिए। काम करो विद कॉमन पर्पस। जब आप सेम पर्पस के लिए काम करते हो और तो क्या कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो। बात आ गई समझ में? तो कोऑपरेटिव का मीन्स होता है साथ मिलकर काम करो, कॉमन पर्पस के लिए काम करो, साथ मिलकर काम करो, कॉमन पर्पस के लिए काम करो। बस इसी फंडामेंटल के ऊपर टर्म दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी फंडामेंटल के ऊपर टर्म दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझने से पहले ना हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। आइए देखो बच्चों, एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक गांव था, नाम का क्या, केड़ा। उस केड़ा गांव में क्या प्रॉब्लम थी, कुछ लोग थे। उस केड़ा गांव में बच्चों कुछ लोग थे जो कि क्या करते थे बच्चों, मिल्क प्रोड्यूस करते थे। मिल्क प्रोड्यूस मतलब उन लोगों ने गाय भैंस वगैरह पाल रखी थी, वो लोग उनसे दूध निकालते थे। क्लियर है? अब एक कंपनी थी, किस नाम की, पॉल्सन। एक कंपनी का नाम था पॉल्सन। वो कंपनी क्या करती थी बच्चों, वो कंपनी क्या करती थी, वो कंपनी इनसे ना मिल्क लेती थी, मिल्क को परचेज करती थी। वो कंपनी इनसे मिल्क को परचेज करती थी। अब ये लोग मिल्क प्रोड्यूस करते थे, पॉल्सन इनसे मिल्क परचेज करती थी। देन पॉल्सन आगे कहाँ बेचती थी, मुंबई में। मुंबई में ये जगह थी बच्चों, ये बच्चों जगह थी गुजरात। तो गुजरात के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, गुजरात के तो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उनसे मिल्क को परचेज करती थी पॉल्सन नाम की कंपनी। और कहाँ बेचती थी, मुंबई में बेचती थी। तो पॉल्सन एक तरीके से ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि इन लोगों के साथ कुछ गलत क्या बोलते हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस करती थी, कुछ गलत तरीके से बिजनेस करती थी। कैसे? देखो, ये लोग बेचारे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा मिल्क को प्रोड्यूस करते थे। पॉल्सन इनसे इकट्ठा करके मिल्क खरीदता था। तो पॉल्सन क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग रेट सेट करता था मिल्क के, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, डायरेक्ट जाके मुंबई तो बेच नहीं सकते, क्योंकि मुंबई में तो बड़े बड़े होलसेलर बैठे होंगे। तो इतना छोटा छोटा मिल्क जाके बेचेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो पॉल्सन क्या करता था, यहीं से इकट्ठा करता था मिल्क और आगे मुंबई बेचता था। तो पॉल्सन इनके ऊपर कंट्रोल करता था कि भाई ये प्राइस नहीं, प्राइस कम देता था उन्हें, ठीक है, उनके ऊपर फालतू का प्रेशर बनाता था। इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता था, जिसकी वजह से ये लोग बड़े परेशान थे, बड़े परेशान थे। अब इनमें से एक लीडर था इनका, जो थे कौन, त्रिभुवन दास, त्रिभुवन दास पटेल जी। त्रिभुवन दास पटेल जी, ये इनके क्या थे, लीडर थे। ये इनके क्या थे, लीडर थे। यानी कि भाई ये लोग एक हो गए थे ना, ये लोग क्या बोलते, धरने पे बैठ गए थे कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारा मेहनत का हमें क्या बोलते प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, ये है वो है। तो इनमें से इनके लीडर थे त्रिभुवन दास जी। त्रिभुवन दास जी पहुंचे एक शख्स के पास। अभी मान लो वो शख्स का नाम था एक्स, ठीक है। एक शख्स के पास पहुंचे और इन शख्स ने, जो एक्स नाम के आदमी थे, इन्होंने इनको क्या एडवाइस दी कि भाई सुनो, पॉल्सन तुम्हारे साथ गलत करेगा, क्योंकि पॉल्सन बीच में है, वही तुम्हारा मिल्क तुमसे खरीद के आगे महंगे दाम पर बेच रहा है, तो सारा फायदा पॉल्सन ले रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो इन्होंने इनको ये सलाह दी, एक काम करो, सारे एक हो जाओ। क्या हो जाओ, सारे एक हो जाओ। भाई सारे एक हो जाओ। इन्होंने इनको क्या सलाह दी, सारे एक हो जाओ।
जब सारे एक हो जाओगे तो क्या होने लगेगा, अब पॉल्सन भी तो तुमसे इकट्ठा करके ही दूध खरीदता है ना, तुम वो दूध जो है अपना इकट्ठा कर लो और डायरेक्टली विदाउट द पॉल्सन डायरेक्टली कहाँ बेचना स्टार्ट कर दो, डायरेक्टली मुंबई को बेचना स्टार्ट कर दो। पॉल्सन का रास्ता बीच में से खत्म। बात ही समझ में आनी है। तो बेटा पॉल्सन रास्ते में कैसे हटेगा, पॉल्सन रास्ते में से हटेगा जब इन लोगों ने अपना एक ही जगह पर दूध इकट्ठा करना स्टार्ट करा, यानी कि अब ये लोग एक हो गए, ये लोग कोऑपरेट करने लगे एक दूसरे के साथ और डायरेक्ट पॉल्सन को बीच में से हटा के मुंबई दूध बेचने लगे। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है सर, एक करवाती है, एकजुट, यूनिटी स्ट्रेंथ करती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलहाल इसको समझो। सर ये किस शख्स के पास गए थे, इन शख्स का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबने सुन रखा होगा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गए थे सरदार जी के पास, इन्होंने इनको क्या दिया था, इन्होंने इनको एक आइडिया दिया था कि सब लोग भैया एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, बात आई समझ में, और सब लोग एक हो जाओ और एक होकर दूध आगे बेचो, पॉल्सन को बीच में से हटा दो। तो सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या पड़ा, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम पड़ा अमूल। क्या नाम पड़ा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अमूल। तो अमूल इज एक्चुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप विकीपीडिया पे जाकर देखोगे तो ये अमूल की हिस्ट्री है कि अमूल फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि ये जो केड़ा के लोग थे, केड़ा गांव था, यहाँ के जो लोग थे बड़े परेशान थे पॉल्सन से, मिल्क ये प्रोड्यूस करते थे, प्रॉफिट सारा ये ले जाता था। तो इनका जो लीडर थे कौन, त्रिभुवन दास पटेल जी, इन्होंने क्या दिया, ये इनके पास गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, इन्होंने इनको आइडिया दिया कि भाई एक काम करो, तुम लोग एक हो जाओ, कोऑपरेट हो जाओ, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ और डायरेक्टली मिल्क सोल्ड करो, कहाँ पर, मुंबई में, पॉल्सन को बीच में से हटा दो। और इस तरीके से क्या निकला, अमूल, अमूल का जन्म हुआ, जिसको आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था, आप देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मेरे को एक बात बताओ, जब वो लोग इकट्ठे हुए आपस में, लोग जब एक दूसरे के साथ मिले, क्या एक दूसरे की मर्जी, अपनी मर्जी से मिले या फिर जबरदस्ती मिलाए गए थे? ऑफ कोर्स अपनी से मिले थे, अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े थे। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन है, यानी कि मर्जी का एसोसिएशन है, अपनी अपनी मर्जी से सब लोग जुड़े हैं। हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। सर यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों, ताकि एक दूसरे का भला कर सकें। सबको पता है, सबको पता है यहाँ पर जितने भी लोग थे इस एग्जाम्पल में प्रेजेंट, सब क्या थे, परेशान थे, सब क्या थे, परेशान थे। तो ये लोग क्यों एसोसिएट हुए, क्यों एक दूसरे से आकर मिले, ताकि एक दूसरे का भला हो सके, ताकि एक दूसरे का भला हो सके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि जहां पर लोग अपनी मर्जी से आके जुड़ते हैं, किस मोटिव के साथ, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, की सबका भला हो सके, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है उन सबका भला हो सके। They are driven by the need to protect their economic interest। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म करी ही क्यों जाती है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं एक इकोनॉमिक, यानी कि जो हमारा पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है ना, कि हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। वहां पर हम लोगों को प्रॉफिट होना था, बट पॉल्सन हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होने दे रहा था। तो हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था वो कौन लेकर जा रहा था, पॉल्सन लेके जा रहा था। तो जब वो लोग सारे इकट्ठे हुए तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ हुआ। अब पॉल्सन प्रॉफिट नहीं लेके जा रहा, सारा प्रॉफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा। क्लियर है? In the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit। सर क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई कि जो मिडिलमैन थे वो मिडिलमैन हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देते थे, खत्म कर देते थे। तो हम लोगों को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाने के चक्कर में कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना पड़ा, फॉर्म करना पड़ा। अमूल के साथ भी यही हुआ। पॉल्सन एक मिडिलमैन था जो कि जो केड़ा के लोग थे उन लोगों को क्या कर देता था, उन लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट खत्म कर देता था, वो खुद प्रॉफिट लेके चला जाता था। तो उन लोगों ने अमूल क्यों बनाया, ताकि वो अपना प्रॉफिट केड़ा उसको पॉल्सन को ना दें और अपने पास ही उनका अपना प्रॉफिट रख लें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एक है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी रजिस्टर करवाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। तो अगर इसका मैं समअप करूं तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, कॉमन पर्पस के लिए काम करो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होगा, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सारे लोग जो थे अपनी मर्जी से जुड़े
अपनी मर्जी से जुड़े, और उसके बाद जो काम जो कर रहे हैं ना वो किस मोटिव के साथ जुड़े, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। यानी कि जितने लोग सब जुड़े ना एक दूसरे के साथ, उनका मोटिव ये है कि सबका भला कर सके। जो हमारे मेंबर्स हैं, जितने लोग अमूल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भला कर सके। थर्ड, अब दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे पॉल्सन क्या करता था, उन फार्मर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देता था, तो इन लोगों को एक होना पड़ा ताकि अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है कि मिडिलमैन को हटाओ बीच में से, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाओ। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। सर इसके फीचर्स क्या है, अब डेफिनेशन से ही फीचर निकलते हैं। पहला क्या, वॉलंटरी एसोसिएशन। सर द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी, यानी कि अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक इंसान जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है, उसके ऊपर वो अपनी मर्जी से बन सकता है और अपनी मर्जी से वो क्विट भी कर सकता है। यानी कि उसकी वॉलंटरी है, जो एंट्री और एग्जिट है वो वॉलंटरी है, मर्जी के ऊपर डिपेंड है, किसी का प्रेशर नहीं है, कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको कंपलसरीली ज्वाइन करनी है, या फिर एक बार आपने ज्वाइन कर ली तो आपको छोड़ ही दोगे। वॉलंटरी है, आप आपका जब मन करे आप आइए, आपका जब मन करे तब आप चले जाइए, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सेकंड क्या है, लीगल स्टेटस। बेटा जहाँ पर कंपलसरी हो जाता है ना रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, वहीं पर क्या मिल जाता है, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहचान अलग से होगी। अब अमूल को हम पता नहीं ना, अब पता ही नहीं अमूल कौन चला रहा है, हमें नहीं पता, तो अमूल की पहचान अलग है, उसके मेंबर्स की पहचान अलग है। बात आई समझ में। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मिल जाता है, लीगल स्टेटस मिल जाता है, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है, सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। तो उसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब सेपरेट आइडेंटिटी मिली तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम से कर सकता है। यानी कि उसे कोई ज़मीन खरीदनी है तो वो अपने नाम से खरीद सकता है, उसे कोई चीज़ बेचनी है तो वो अपने नाम से बेच सकता है, किसी डील के अंदर एंटर करना है तो वो अपने नाम से कर सकता है, उसे मेंबर के नाम की ज़रूरत नहीं है, उसका खुद का अपना एक अलग आइडेंटिटी है। थर्ड क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। जो मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। मैंने बच्चा आपको पहले ही बता दिया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या था, जहाँ पर कि आपका पर्सनल असेट, एक पार्टनर का या मेंबर का पर्सनल असेट भी बिक सकता है फॉर पेइंग ऑफ द डेट। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी में वहीं तक लायबिलिटी होती है जितना आपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करा है। तो यहाँ पर जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा गया है, लायबिलिटी उतनी तक ही है, यानी कि मैक्सिमम रिस्क उतना है जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, उसके बाद नहीं है। फोर्थ है बच्चों कंट्रोल। देखो यहाँ पर क्या चलता है, एक डेमोक्रेटिक, एक तरीके से ना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। यहाँ पे मेंबर्स के बीच में इलेक्शन होता है, फिर एक मैनेजिंग मेंबर को चुना जाता है जो कि लीड करेगा, जो कि लीडर होता है। ठीक है, उसको इलेक्ट करा जाता है, सारे मेंबर्स उसको वोट देते हैं, उसको अपना लीडर बनाते हैं और वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाता है। बात ही समझ में। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, कंट्रोल रहता है इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथ में। इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथ में, कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि इसको चलाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। क्लियर है। तो राइट टू वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड दिस लेंड्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। इसी वजह से क्या मिलता है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सिंपल सी बात है, मेंबर्स अपने बीच में वोट करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी मतलब कुछ लोगों को चुनेंगे कि ये वाला इंसान ये काम करेगा, ये वाला इंसान मार्केटिंग देखेगा, ये वाला इंसान प्रोडक्शन देखेगा, ये रॉ मटेरियल को परचेज करेगा। बात ही समझ में। ऐसी कमेटी बनेगी, वो पूरे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फिफ्थ क्या है, सर्विस मोटिव। सर यहाँ पर कहीं पर ही प्रॉफिट का नाम आया, यहाँ पर इन लोगों ने ये बोला कि प्रॉफिट बचाने के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बचाने का रीजन क्या है, ताकि सबका भला हो सके। तो अल्टीमेटली जो मेन मोटिव है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो प्रॉफिट कमाना बाद में है, पहले सोशल मोटिव है कि जो हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं ना, सबका फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्या बोलते हैं मेंबर्स, हम प्रॉफिट कमाएंगे, दूसरे का नुकसान होने दो, हम अपना फायदा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सिंपल सीधी बात है, जो इंसान हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, उस सब का फायदा होना चाहिए, यही हर इंसान का मोटिव होना चाहिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेस एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का फायदा करना, यही वैल्यूज होते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के। Hence the motive of service dominates its working.
If any surplus is generated as a result of the operation, it distribute among the members or dividend in the conformity with the bylaws of the society. अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो सोसाइटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो सोसाइटी के मेंबर्स है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सोसाइटी। पहले ही लॉ बना के रख रखे होंगे कि प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और जैसी प्रॉफिट होगा वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज अ डिविडेंड, डिविडेंड की तरह। बात आ गई समझ में? मतलब यहाँ का सीधा सीधा सिंपल ये है कि भैया एक इंसान का फ़ायदा ना हो ऐसा नहीं करेंगे, फ़ायदा होना चाहिए, सबका होना चाहिए। बात आई समझ में? यहाँ पे नहीं आई, सबका फ़ायदा हो, सबके लिए हम लोग काम करें, सबकी हेल्प करें, म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर होना चाहिए, ये इनका मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता भी है तो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बात आई समझ में? क्लियर है? आगे आओ देखो। सर व्हाट आर देयर मेरिट्स, इनके फ़ायदे क्या हैं? सर इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, यहाँ पर ना वन मैन वन वोट मिलता है। गवर्नेंस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी है, देखो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई मेंबर जुड़ेगा, कोई ज़्यादा कैपिटल देगा, कोई कम कैपिटल देगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कैपिटल वाला ज़्यादा वोट देगा, कम कैपिटल वाला कम वोट देगा। नहीं नहीं नहीं, आप कितनी भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करो, आपको वोट मिलेगा एक, यानी कि वन मैन वन वोट पॉलिसी है, एक मैन एक ही वोट कर सकता है। तो इसकी वजह से ना सब लोगों के पास एक इक्वल पावर होती है कि अपने अपने जो राइट कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करने के लिए। सेकंड क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, अभी मैंने बताया, यानी कि मेंबर्स को कोई लोड नहीं लेना, वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसकी लायबिलिटी वहीं तक है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी खतरा नहीं है, ये भी एक फ़ायदा है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस, देखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना एक जो एग्जिस्टेंस होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि वो आसानी से बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं ना उनके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेंबर इंसेन हो जाए, डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, छोड़ के जा रहा है, कुछ भी है, कुछ भी है, तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, वो स्टेबल एग्जिस्टेंस उसका मेंटेन रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस स्टेबल रहेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। The customers or producer themselves are the member of the society and the risk of bad debt is lower। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने पहले बताया लोग पैसे के लिए तो बाद में, लेकिन पहले सोशल मोटिव के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं। मान के चलो मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को अकाउंट्स अच्छे बनाने आते हैं, मैं बैलेंस शीट्स वगैरह अच्छे बनाता हूँ, एनालाइज करके बता भी देता हूँ कि किस जगह तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है, पिछले साल से कहाँ खर्चा ज़्यादा हुआ, पिछले साल से रेवेन्यू कहाँ कम आया। तो ये सारी सर्विसेज अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूंगा और बदले में पैसे नहीं लूँगा तो ऑफकोर्स उनका कॉस्ट कम होगा, नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि अगर यही सर्विसेज वो बाहर से हायर करते उन्हें पैसे देने पड़ते, उनका कॉस्ट बढ़ता, बट मेरी क्योंकि मैं फ्री में सर्विसेज दे रहा हूँ कॉस्ट नहीं इंक्रीज होगा। इसी वजह से वो सस्ते में प्रोडक्ट बना पाती हैं, इसी वजह से सस्ते में प्रोडक्ट बना पाती हैं और इसी वजह से वो मिडिल मैन को बाहर कर पाती हैं। बात ही समझ में, यानी कि इकोनॉमी इन ऑपरेशन सस्ते हो जाते हैं। और क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना उनमें प्रोड्यूसर्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ही जुड़े होते हैं, कस्टमर्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ही जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर बैड डेट की आशंका बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यहाँ पे पैसा मरता कम है, पैसा डूबने के चांसेस कम रहते हैं। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और देखो गवर्नमेंट इन चीज़ों में सपोर्ट करती है यार, ऑफकोर्स सीधी बात है ना, करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम ही क्या है? पब्लिक वेलफेयर, और ये लोग वही कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट साथ में क्या हो जाती है? सपोर्ट करती है इन चीज़ों को। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है, ठीक है? क्योंकि ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी देता है, सबको एक इक्वल राइट देता है, ठीक है, सपोर्ट देता है। इसी वजह से गवर्नमेंट से क्या मिलता है? इनको सपोर्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कहती है टैक्स, चलो ठीक है तुम पर टैक्स कम लेंगे, तुम्हें हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट दे देंगे, सब्सिडीज दे देंगे, हम लोग तुम्हें कम इंटरेस्ट पर लोन दे देंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से फ़ायदे इन लोगों को दे देती है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ़ायदा दे देती है, सपोर्ट कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंप्रेस है उनके मोटिव से, उनके सिस्टम से, उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम से गवर्नमेंट भी इंप्रेस है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भैया सपोर्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। सर नुकसान क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो resources of a cooperative society consist of capital contribution of the members with limited means. The low rate of dividend offered on investment also acts as a deterrent in attracting membership or more capital from members. देखो ना, इसका अगर मैं आप लोगों को एक पूरा क्रक्स निकाल के दूं तो इसका क्रक्स क्या निकलता है भाई? यहाँ पर जो मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं, पहली बात तो वो ऑलरेडी परेशान है या नहीं है? हाँ जी हैं।
अगर किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती तो वो खुद ना जाके मिडिल मैन से लड़ लेता। तो यहाँ इसका मतलब ये माना जाता है कि जो कोऑपरेटिव मेंबर जो मेंबर जुड़ते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, उनके पास खुद ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खुद ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे। बात आई समझ में? तो यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और दूसरी बात, जब मेंबर्स किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ेगा तो अंदर तो एक बात रहती है कि यार प्रॉफिट कितना होगा, पैसे कितने मिलेंगे या कुछ भी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना डिविडेंड देते तो हैं बट लो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से ये लोग मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने साथ काम करने के लिए। ये इनका क्या होता है, एक नुकसान होता है। बात आई समझ में? सेकंड है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखो, अगर आपको कोई अच्छा बंदा चाहिए, कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए जो आपके काम को आसानी के साथ और कम टाइम में करते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा बंदा अच्छे पैसे लेता है, तो इनके पास तो वैसी बजट की कमी है। देखा ना ऊपर, हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये पैसा कैसे देंगे अच्छे लोगों को? नहीं दे सकते ना, जिसकी वजह से इनका मैनेजमेंट भी कैसा रहता है, इनएफिशिएंट रहता है। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए अच्छा पैसा चाहिए, पैसा इनके पास इतना है नहीं, तो अच्छे लोग हायर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी वैसे लोगों से काम करवाएंगे तो इनका मैनेजमेंट कैसा रहेगा, इनएफिशिएंट रहेगा, काम ही ढंग से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी अनेबल होती है अट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट एम्प्लॉयज को। ठीक है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकती। लैक ऑफ सीक्रेसी एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग as well as disclosure obligations as per the societies act, it is difficult to maintain secrecy। सिंपल सी बात ध्यान से सुनो। देखो, जब मीटिंग होती है तो सारे लोग, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पर्सन्स हैं ना, वो सारे उस मीटिंग की बात को समझ सकते हैं, उस मीटिंग की बात को जान सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि जो मीटिंग में डिस्कशन होता है, जो मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन सबको पता लग जाते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेसी खत्म हो जाती है। मान के चलो कोई स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, लेकिन आपने पहले ही सबको बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, तो हो सकता है बात कहीं से लीक हो जाए, तो सीक्रेसी कम होती है। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है ये इसको कंपलसरी, इसके ऊपर रेगुलेशन लगा देता है कि भाई तेरे को ये इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक को देनी है। इन शॉर्ट, लॉ के थ्रू या फिर अपने मीटिंग के थ्रू ये लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में दे देते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेसी मेंटेन नहीं करवाते। ठीक है, तो मीटिंग में जो ओपन डिस्कशंस होते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, इनकी वजह से इनके जो इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिक तक पहुंच जाती है, इसकी वजह से सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल। चलो, गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही थी, हमने माना कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट फायदा देती है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी चालाक है कि जब गवर्नमेंट फायदा देती है तो बदले में कुछ रेगुलेशंस भी लगा देती है, कुछ कंट्रोल भी लगा देती है। अब देखो, जैसे द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद द सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। तुमने गवर्नमेंट से फायदा ले लिया, बदले में गवर्नमेंट फायदे के साथ साथ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तुम्हारे ऊपर लगा देगी कि किस तरीके से तुम्हें अपने अकाउंट्स को चेक करवाना है, किस तरीके से तुम्हें अपने अकाउंट्स को बनाना है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है और उसी अकॉर्डिंग एक कॉर्पोरेट सोसाइटी को करना पड़ता है। ठीक है, अपने अकाउंट्स को चेक करवाना ताकि आप घपलेबाजी ना करो, अकाउंट्स को बनवाना कैसा है ताकि आप गलत हिसाब किताब ना दिखाओ। ठीक है, तो चेक करवाना, पहले तो हिसाब किताब बनाना, उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर उस हिसाब किताब को ऑडिट करवाने की, चेक करवाना, उसके ऊपर भी क्या है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स मे लीड टू डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर डिफरेंसेस इन ओपिनियन आता है, और डिफरेंसेस इन ओपिनियन की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जहाँ पर सर कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा नज़रिए हैं, उस जगह पर क्या हो जाता है, इंटरनल क्वेरल्स, यानी कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। कभी कभी इंसान का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी ना पब्लिक मोटिव के लिए, यानी कि जो हमारा मोटिव था वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर हावी हो जाता है। एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर मे टेक अ बैक सीट इफ द पर्सन गेन्स इज गिवन प्रेफरेंस बाय द सर्टेन मेंबर्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमारा जो मैनेजिंग कमेटी है, हालांकि हमारा मोटिव क्या था, वेलफेयर, लेकिन अगर हमारी मैनेजिंग कमेटी अपने बारे में सोचेगी तो जो बाकी मेंबर्स हैं ना, उनको फ़ायदा नहीं होगा, और ऐसा होता है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि भाई इंसान क्या करता है,
जब अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं तब भी नुकसान है, और जब वो अपने बारे में सोचेगा तब भी नुकसान है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 6 तरीके की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर, क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और हाउसिंग सोसाइटीज। ये होती हैं बेटा क्या आपकी, ये होती हैं आपकी बेटा क्या, 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। पहली क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही पता लग गया होगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को सेव करती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करती है। यानी कि हम जब किसी सामान को खरीदते हैं, अगर हमारी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो होती है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर पता है ना, जो गुड्स को खरीदता है और कंज्यूम करता है, तो उसकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेंबर कंप्राइजेस ऑफ कंज्यूमर्स डेजिरियस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस। अब देखो कंज्यूमर की समस्या क्या है, उसकी समस्या ये है कि हम पैसा भी ज़्यादा देते हैं और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं मिलता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि भैया पैसे कम दें और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो एक डिजायरस कंज्यूमर क्या चाहता है कि भाई हम रीजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का गुड्स को क्या कर सके, कंज्यूम कर सकें। और उसी की वजह से क्या बनता है, वो मेंबर्स जो ऐसा चाहते हैं, वो मेंबर्स क्या बनाते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर कौन होते हैं, वो जो चाहते हैं कि हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके एक रीजनेबल प्राइस पर। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडिलमैन to achieve economy in operations. It purchases goods in bulk directly from the wholesalers and sell goods to the members, thereby eliminating the middleman. मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये सोसाइटी ऐसा करती कैसे है, सबको पता है कि मिडिल मैन आने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सोसाइटी क्या करेगी, अगेन सारे कंज्यूमर्स को साथ में मिलाएगी, सबका पैसा इकट्ठा करवाएगी और इकट्ठा बल्क में गुड्स को परचेज करेगी। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? कंज्यूमर इकट्ठा जाकर खरीदेगा, 1 यूनिट लेकर आएगा, ऑफ कोर्स उसे महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर 100 कंज्यूमर मिल जाएंगे और 100 यूनिट लेकर आएंगे तो उन्हें सस्ता पड़ेगा। तो यही काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यही काम करती है कि सबको एकजुट करती है, पैसा लेती है, बल्क में खरीदती है, जिसकी वजह से सस्ता पड़ता है, क्योंकि मिडिलमैन बीच में से हट जाता है। फिर द प्रॉफिट्स इफ एनी, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो प्रॉफिट बच्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, मेंबर्स के बीच में, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम। बात आ गई समझ में? यानी कंज्यूमर क्या करते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर सारे कंज्यूमर जुड़ते हैं, पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं ताकि सस्ता पड़ सके। अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो आपको दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। आपको 100 यूनिट खरीदनी, आप सीधा होलसेलर के पास जाओ। होलसेलर के पास भी नहीं, आप प्रोड्यूसर के पास भी जा सकते हो। तो देखो, होलसेलर का मार्जिन बीच में गया, रिटेलर का मार्जिन बीच में गया, क्लियर है नहीं क्लियर? आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज कर सकते हो क्योंकि आप इतना बल्क में खरीद के ला रहे हो। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वही काम करती है, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा सस्ते रेटों में। सेकंड है बच्चों क्या, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता। रीजन बीइंग कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बल्क में गुड्स को खरीदते हैं, बल्क में रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, जिनकी वजह से सस्ता पड़ता है। अब ये बेचारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर ये बल्क में कैसे खरीद लेंगे? इनको जरूरत होगी 1000 यूनिट की, ठीक है, उनको होती है 1 लाख यूनिट की। वो 1 लाख यूनिट खरीदेंगे, सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 1000 खरीदेंगे ना, महंगे में पड़ेगा। तो क्या करेंगे ये लोग? ये कहते हैं ठीक है सुनो, छोटे छोटे ना एक साथ मिल जाओ। भाई एक साथ मिल जाओ, जहाँ पर आप एक साथ मिल जाओगे, अगर आप 100 लोग भी मिल गए तो आप कितने खरीद सकते हो? अब आप 1 लाख यूनिट खरीद सकते हो। अब आप 100 लोग मिल गए ना, आप 1 लाख यूनिट खरीद सकते हो। तो आप उसी रेट में खरीद सकते हो जिस रेट में बड़ा वाला प्रोड्यूसर खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये क्या करती है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। किसके? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि बड़े प्रोड्यूसर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स, कौन से प्रोड्यूसर्स? तो चाहते हैं कि वो इनपुट्स को यानी कि रॉ मटेरियल्स को खरीद सकें और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर। इनका भाई चाहना क्या है कि हम भैया गुड्स को खरीद लें, अपना प्रोडक्शन करें और कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करें। ये है ना सिंपल सी बात। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जब ये खरीदने जाते हैं तो छोटी क्वांटिटी में खरीदेंगे ना, महंगा पड़ेगा तो महंगा बेचना भी पड़ेगा। जब महंगा बेचेंगे तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, और ऐसे केस में बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो आगे हाथ मार के ले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर अपने खुद का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कहते हैं देखो,
हम जैसे 100 जुड़ गए ना, तो एक को 1000 चाहिए, 100 को 1 लाख चाहिए, वो उसको भी 1 लाख चाहिए, तो हम उसकी बराबरी पे पहुंच जाएंगे। हम सबका फायदा है। तैयार हो? कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मिल जाते हैं। तो जहां मिले वहीं बन गई प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। The society aim to fight against the big capitalist and enhance the bargaining power of the small producers। सीधी बात है, देखो बिग कैपिटलिस्ट ज़्यादा में खरीदेगा तो उसके हाथ में बार्गेनिंग पावर होती है, वो सस्ते में खरीद सकता है। इनका काम ही क्या होता है, छोटे 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 प्रोड्यूसर्स मिलो, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तो हमारे हाथ में भी पावर आ जाएगी, हम भी बार्गेन कर पाएंगे और कैपिटलिस्ट से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ फाइट कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं और अदर इनपुट को सप्लाई करते हैं मेंबर्स को, और उनके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं तो प्रोड्यूसर की हेल्प कैसे कर सकते हैं? देखो प्रोड्यूसर चाहता क्या था भाई, सस्ते में गुड्स को खरीदना, उसे बनाना और आगे उसे बेचना, यही तो करता है प्रोड्यूसर। तो सस्ते में गुड्स को खरीदने के लिए ये मटेरियल को सस्ते में दिलवा भी सकता है, और अदर इक्विपमेंट्स भी ये लोग सस्ते में दिलवा सकते हैं, यानी कि मशीनरी वगैरह, जिससे प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। और तीसरा काम क्या होता है प्रोड्यूसर का, बेचना। तो ये लोग उनके गुड्स को खरीद भी लेते हैं, क्या करते हैं, खरीद भी लेते हैं सस्ते में। तो प्रोड्यूसर का काम सारा का सारा यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। तो प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। और जो प्रॉफिट्स होता है वो मेंबर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके कंट्रीब्यूशन में, टोटल पूल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि जब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो एक जगह पर इकट्ठा होता है, तो जिसने जितना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने जितना कम गुड्स प्रोड्यूस करा होगा उससे उतना कम क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होता है, जो आपने गुड्स पूल में डाला, जो आपने गुड्स पूल में कंट्रीब्यूट करा, उसके बेसिस पर आपका क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तीसरा होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन काम ही क्या होता है कि प्रोड्यूसर से गुड को सेल करवाओ। अब देखो एक जगह पर जब एक कंपनी, बड़ी कंपनी मार्केटिंग करती है, उसका बहुत खर्चा आता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में वो खर्चा कर देती है मार्केटिंग के पीछे ही। बट अल्टीमेटली क्या होता है, एक छोटा प्रोड्यूसर तो ऐसे नहीं करवा पाएगा, तो वो देखो अब उसने गुड्स बना भी लिया, तो वो आगे चल के बेचेगा कैसे, उसको खर्चा करना पड़ेगा, उतना पैसा है नहीं। तो यहाँ पर भी वो लोग सेम काम करते हैं, तेरे को भी बेचना है, तुम सबको बेचना है सब अलग अलग पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा एक जगह पैसे मिलाओ और एक इकट्ठा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ क्या कर लेंगे, कॉम्पीट कर लेंगे, वही सेम काम होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए इनको फॉर्म करा जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। मेंबर्स कौन होते हैं, हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर आउटपुट। इनका देखो काम क्या होता है कि जब ये सेल करें, प्रोड्यूसर जब अपना गुड्स को सेल करें तो उन्हें बदले में अच्छा पैसा मिल जाए। कंज्यूमर को अच्छे प्राइसेस पे गुड्स परचेज करना है, इनको अच्छे प्राइसेस पे गुड्स को सेल करना है। तो प्रोड्यूसर्स का मार्केटिंग कॉर्पोरेट, एक प्रोड्यूसर की इच्छा ये भी होती है कि अच्छे दाम पर गुड्स को सेल कर सके, और इसी के लिए क्या होता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, सेल करवाने में हेल्प करवाता है। अभी सोसाइटी क्या करती है, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देगी एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मान के चलो एक प्रोडक्ट है जो मेरे को 15 रुपीज़ का पड़ा, मेरे को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 15 की पड़ी, वो मार्केट में बिकता है कितने रुपए का, 20 रुपये का। अब मेरे पास बीच में एक होलसेलर है जिससे मैं कितने में बेचता हूँ, 17 का बेचता हूँ। तो भैया मेरे को तो 2 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, और उसने 17 रुपये में खरीद के 20 रुपये का बेचा, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपये का। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये सोसाइटी क्या करेगी, कहेगी इसे हटाओ बीच में से, इसे काटो यहाँ से, तुम 20 रुपये का मैं बेचा, तुम बेचो कितने का, 19 रुपये का। तो देखो कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, उसे सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा, उसे 1 रुपये यानी कि 5% डिस्काउंट में सस्ते में मिला उसे। और इसे हटाओ, सीधा 15 रुपये का गुड्स तुम कितने में बेचो, 19 में बेचो डायरेक्टली, इसे हटा दो बीच में से। तो अब तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का। तुम्हारा भी प्रॉफिट दुगना हो गया, कंज्यूमर को भी 5% का फायदा हो गया, और क्या चाहिए। तो देखा आपने, जब लोग साथ में मिल जाते हैं ना, कोऑपरेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे फायदे होते हैं। तो यही काम क्या करता है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है। यहाँ से हमने क्या करा, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर बात है या नहीं है? और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव भी कराएगा। कैसे कि आप जो पहले 20 रुपये का बेच रहे थे, आप 19 रुपये का बेच रहे हो। बात ही समझ में, यानी कस्टमर बोलेगा अरे वाह सस्ते में मिल रहा है, जाके खरीद लो। तो आपकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी, और आप इसकी वजह से फेवरेबल मार्केट शेयर मार्केट के अंदर ले सकते हो। इट पूल्स द आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। ये काम क्या करेगा, सारे मेंबर्स को आउटपुट को एक जगह पर इकट्ठा करेगा, उनके ऊपर मार्केटिंग फंक्शंस लगाएगा, जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग आता है, क्या बोलते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है। तो सारे प्रोडक्ट को एक जगह पर इकट्ठा करवाएगा और उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का अगर होना है तो मान के चलो मेरे पास गुड्स आना है। अब भैया मेरे पास इतना गुड है नहीं कि ट्रक में जाएगा, ठीक है, तो मेरे साथ क्या करेगा, 3-4 लोगों के गुड्स और साथ में रखवा देगा जिससे एक ट्रक में चला जाएगा, तो कॉस्ट कम पड़ गई नहीं पड़ गई। ऐसी वेयर हाउसिंग में भी होता है, ऐसी पब्लिसिटी उसमें एडवर्टीजमेंट में भी करवा देगा। तो अल्टीमेटली हमारा बहुत कॉस्ट कम हो जाता है अगर हम इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ जाएंगे, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? और जिससे हमें एक सस्ते में भी अगर हम आगे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट भी होगा और सामने वाले को भी फायदा होगा। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? वही कि आप कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो पूल में, कि आप कितना आउटपुट उस पूल में इकट्ठा कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा आउटपुट उस पूल में दे रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आप कम आउटपुट दे रहे हो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्या, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही पता लग गया होगा, यानी कि यहाँ पे फार्मर को एक करवाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। सब फार्मर की प्रॉब्लम को समझो। फार्मर की प्रॉब्लम क्या है कि उसे रॉ मटेरियल भी महंगे में मिलते हैं, लोकल दे देते हैं, अच्छा खाद नहीं देते, अच्छा रॉ मटेरियल फार्मर को नहीं मिलता, बहुत महंगे में मिलता है। फार्मर की पहली प्रॉब्लम ये है। जब फार्मर गुड्स बेचने जाता है तब उसको अपना मनचाहे दाम नहीं मिलता, यानी कि फार्मर महंगे में खरीदता है, सस्ते में बेचता है, ऑफकोर्स उसका प्रॉफिट क्या होता होगा, नेग्लिजिबल प्रॉफिट होता होगा। ये फार्मर की प्रॉब्लम है। तो इसी को क्या करता है, इसी इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करता है। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अ फार्मिंग एक्टिविटीज। इसमें कौन से मेंबर्स आते हैं, जो फार्मिंग एक्टिविटीज को एक साथ काम करें, यानी कि वो मेंबर्स जो कि चाहते हैं कि हम साथ मिलकर फार्मिंग करें ताकि हमारा खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए, हमारा खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए। द एम इज टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी देखो प्रॉब्लम हर जगह पर एक सेम है। लोग मिल क्यों रहे हैं, ताकि वो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल कर सकें। स्मॉल स्केल में बच्चों खर्चा ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल में जाकर खर्चा कम हो जाता है। आप स्मॉल स्केल में अगर एक प्रोडक्ट पर 2 रुपये खर्च कर रहे हो, तो अगर आप लार्ज स्केल पे वही काम करोगे तो वो 2 रुपये की जगह 1.5 रुपये हो जाएगा। आप पर प्रोडक्ट पर 1.5 रुपये खर्च करोगे, तो आपको अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप स्मॉल स्केल से चीज़ें लार्ज स्केल पर लेकर जाते हो ना, तो आपका खर्चा कम होता है, आपको फायदा होता है। तो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम यही होता है कि 1-2 बंदे स्मॉल स्केल पे ही रहेंगे। ऐसे ना 100 बंदों को इकट्ठे कर दो ताकि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे शिफ्ट हो जाए। अल्टीमेटली सबका एम यही है। अगर आप सबको पढ़ोगे तो सबका एम यही निकल रहा है। यहाँ पर भी वही एम है कि हमें लार्ज स्केल फार्मिंग करनी है ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि हमें चीज़ें सस्ते में पड़ें, सस्ता हमारा कॉस्ट हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए। सच सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जुड़ेंगे तो एक्सपीरियंस भी आएगा, उन्हें पता होगा कि बेटर क्वालिटी सीड्स कैसी होती हैं, तो वो बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करवाते हैं। फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब भैया मेरे पास, मैं फार्मर सपोज करो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्रैक्टर को खरीद सकूं, मेरे पास थोड़ा सा ही पैसा, मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे जैसे 50 लोग मिल जाएंगे तो हम 2 ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो जब वो ट्रैक्टर मेरे काम का होगा मैं चला लूंगा, जब किसी और के काम का होगा वो चला लेगा। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हेल्प करी या फिर नहीं करी कि हम लोगों को मॉडर्न मशीनरीज प्रोवाइड करवा सकें? बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो जब सब लोग पैसा मिला देते हैं ना, तो हम लार्ज स्केल फार्मिंग कर सकते हैं, हम एक दूसरे का फायदा ही कर सकते हैं। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न्स टू द फार्मर बट आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग्स। सर ये 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये हमारी यील्ड और रिटर्न को तो सॉल्व करता ही करता है, यानी कि हमारे फायदा तो करवाता ही करवाता है। हमारा जो रिटर्न मिलता है ना, जो हमें प्रॉफिट होता है, उसमें तो फायदा करवाता ही करवाता है। साथ में एक प्रॉब्लम भी होती है क्या, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की, उनको भी क्या करवाता है, उनको भी सॉल्व करवाता है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की प्रॉब्लम्स को भी क्या करवाता है, ये सॉल्व करवाता है। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम लोग सारे, हमने जितना भी अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़े, सब में एक ही काम था, स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल करना है। अब स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल करने के लिए जो छोटे छोटे लोग हैं उनको एक कर दो। जैसे कंज्यूमर छोटे छोटे थे, एक कर दिया, अब लार्ज स्केल हो गया। प्रोड्यूसर छोटे छोटे थे, एक कर दिया, अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। छोटे छोटे प्रोड्यूसर छोटी छोटी मार्केटिंग कर रहे थे, स्मॉल स्केल से सबको मिलाया, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल हो गया। जब लार्ज स्केल लेवल पर मार्केटिंग चल रही है, छोटी लेवल पर फार्मिंग चल रही थी, प्रॉब्लम थी, सब फार्मर्स को एक जगह पर मिलाया, हम लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल करना। फिफ्थ क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे सब लोग मिलकर, और जो इकट्ठा करा गया पैसा है ना उसको एज अ लोन किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, यानी कि किसी ऐसे मेंबर्स को दे देंगे जिससे क्या है लोन की ज़रूरत है। मैं मान के चलो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट हूँ, उसके अंदर ना 100 मेंबर्स हैं, मेरे को बच्चों 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं गया यार 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो तुरंत की तुरंत वो लोग क्या करेंगे, सब 1-1 हज़ार रुपये पूल में डालेंगे, 1 लाख रुपए इकट्ठा होगा और मेरे को वो दे देंगे, मेरे को लोन मिल गया। अब मुझे उन्हें वापस करना है, कितना आसान काम हो गया, नहीं हो गया। यही चलता है किसमें, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो इनमें कौन से मेंबर्स होते हैं, जिनको की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है लोन के तौर पर। इनका एम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स। देखो क्या होता है, आप गांव वगैरह में जाएंगे ना, तो जो उधारी पे देते हैं, जो लेंडर्स होते हैं जो उधारी पे पैसा देते हैं बेटा, बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, और ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे देते हैं कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, गरीब फार्मर्स होते हैं, गरीब प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो बेचारे अपनी क्या करते हैं, अपनी जायदाद ज़मीन वगैरह सब उसके नाम पे कराते हैं, लेंडर्स के नाम पर, और उन लोगों को पता ही नहीं होता कि लेंडर्स ने उनकी ज़मीन हड़प ली है। ऐसा चलता है। तो उस चीज़ को, इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग लेकर आए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हम सब मिलकर इस इंसान की हेल्प करेंगे, ऐसे लोन देंगे ताकि इसकी ज़मीन जायदाद भी इसके पास रहे, इसे सस्ते में लोन मिल सके ताकि उसे आसानी से चुका भी सके। बात आई समझ में। तो सच सोसाइटीज प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स आउट ऑफ द स्मॉल अमाउंट्स कलेक्टेड एज कैपिटल। देखो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमने कलेक्ट करा था, उसी अमाउंट को उठाकर एक ज़रूरतमंद को दे दिया था, वही चलता है। एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखते हैं ताकि सबका फायदा हो सके। लास्ट क्या है बच्चों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अरे ये तो आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी फ्लैट्स वगैरह दिल्ली, नोएडा, एनसीआर वगैरह में बन रहे हैं ना फ्लैट्स, सब इसी के ऊपर बेस है, हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर। अब नोएडा, दिल्ली वगैरह में ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि किसी पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं बचा कि ज़मीन को खरीदे, उसके ऊपर घर बनाए। बात ही समझ में नहीं आई भाई, ज़मीन के टुकड़े के ऊपर घर बनाएगा तो ज़मीन बहुत महंगी पड़ेगी, उसे वो खरीद ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने क्या आइडिया निकाला कि एक ज़मीन के ऊपर ना बहुत सारे घर बना देंगे, एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देंगे, हर बिल्डिंग में कुछ फ्लैट होंगे और वो फ्लैट हम लोग मेंबर्स को दे देंगे। बात ही समझ में, यानी कि जहाँ पर एक फ्लैट के ऊपर एक फैमिली उसे खरीद नहीं पा रही थी, अब उसको उस ज़मीन को मिलकर कितनी फैमिलीज खरीदेंगी सर, उस ज़मीन को मान के चलो 100 फैमिलीज खरीदेंगी, ठीक है, और उन 100 फैमिलीज मिलकर उस ज़मीन को खरीदा, उसके ऊपर 100 घर बना देंगी फ्लैट के तौर पर। वही होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ज़मीन महंगी होने के चक्कर में खरीद ही नहीं सकते, और उस ज़मीन के ऊपर क्या करेंगे, बहुत सारे घर बना देंगे, फ्लैट बना देंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर वो सस्ते पड़ जाएंगे तो आसानी से उनको खरीद लेंगे। यही चलता है, यही चलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, आर एस्टेब्लिश टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम, क्योंकि इनकम लिमिटेड थी तो ज़मीन नहीं खरीद पा रही थी, तो उसी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे घर बना दिए जाएंगे, जिसके चक्कर में घर सस्ते खरीदने आसान हो जाएंगे, क्योंकि घर सस्ते बनेंगे। बात आई समझ में। टू कंस्ट्रक्ट हाउस इट एज अ रीजनेबल कॉस्ट, कि हम घर बनाएंगे रीजनेबल कॉस्ट पर। रीजनेबल कॉस्ट पर घर बनेगा कब, जब हम लोग एक लिमिटेड लैंड पर बहुत सारे घर बना देंगे, तो वो ऑफकोर्स ही बात है सस्ते में बनेगा, और उसको फिर सस्ते में बेच भी देंगे। यही करती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जितनी भी आप देखते हो बिल्डिंग्स वगैरह। द मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ लोअर कॉस्ट। इनमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं भाई, वही मेंबर्स होंगे जो महंगे पे घर खरीद नहीं पा रहे बेचारे, तो क्या करेंगे, सस्ते में घर भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और वो क्या करेंगे, सोसाइटीज़ के पार्ट बन जाते हैं। हम जब फ्लैट परचेज करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ कहते हैं सोसाइटी है, ये वाली ये सोसाइटी है, वाली वो सोसाइटी है, तो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। वो सोसाइटी बनी क्यों, क्योंकि वो लैंड किसी के लिए खरीद पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतने पैसे कौन लेकर आएगा, तो सब लोगों ने पैसा मिलाया, उस लैंड को खरीदा, उसके ऊपर बहुत सारे घर बनाए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो बड़ी बड़ी टावर बन जाते हैं, हम बोलते हैं फ्लैट नंबर, एक यूनिट होते हैं उनके अंदर, ठीक है, फ्लैट्स होते हैं, वो बन जाते हैं। अब देखो जहाँ पर एक जना मिलकर उसे नहीं खरीद पा रहा था, वहाँ पर मिले कितने लोग, हज़ारों लोग मिले, उसे खरीदा, उसके ऊपर घर बनाया और रह रहे हैं आराम से। क्लियर है नहीं क्लियर है, ऐसा ही चलता है। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। सर वही है, अगर मैं बोलूँ कि यार अब हमारे जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये फ्लैट्स नहीं होते। रीज़न क्यों, वहाँ पर ज़मीनें सस्ती हैं, मैं आराम से 200-300 का ज़मीन खरीदूंगा, उसके ऊपर घर बनवा लूँगा, 70-80 लाख रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे 300 का जगह नोएडा के अंदर खरीदनी है, तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए की तो ज़मीन ही ज़मीन आएगी, फिर घर बनाना अलग,
भैया नहीं हो पाएगा, हम एक काम करेंगे 300 गज का फ्लैट ले लेंगे, वो सस्ता पड़ जाएगा। क्यों? वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर वो ज़मीन खरीदी हुई है। क्लियर है या फिर नहीं है? ये डिफरेंस होता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट, साथ के साथ आप अपना घर बनवा सकते हो सस्ते में। दूसरी चीज़, जब आप पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट किस में हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है। दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स बनाती है, छोटे छोटे प्लॉट्स भी बनाती है। सपोज करो, देखना बच्चों, मान के चलो ये एक पीस ऑफ लैंड है, या फिर एक 3D फिगर टाइप से बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग बच्चों बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सपोज करो बच्चों ये एक पीस ऑफ लैंड है, मैं इसके ऊपर क्या बना दे रहा हूँ बच्चों? फ्लैट बना दे रहा हूँ। लो बच्चों, मैंने इसके ऊपर फ्लैट बना दी है। देखा ड्राइंग, देख रहे हो मेरी? देख रहे हो ड्राइंग? मैंने इसके ऊपर बच्चों क्या बना दिए? फ्लैट्स बना दिए। तो ये फ्लैट क्या करा? आप देखो, इस पीस ऑफ फ्लैट पर सब मिलकर नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन इन फ्लैट पर बहुत सारी फैमिलीज के लिए घर बन जाएंगे, बहुत सारे फ्लैट बन जाएंगे, बहुत सारी फैमिलीज रह सकती है। तो जो कॉस्ट था वो उन सारी फैमिलीज के अंदर डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से घर उन्हें सस्ते में मिल गए। बट ऑन द अदर साइड, अगर मैं पूरे लैंड की बात करूं, क्या एक इंसान खरीद सकता है? 2-3 इंसान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, खरीद ही नहीं सकते। तो ऑफकोर्स ही बात है, उन्हें साथ में मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज, मान के चलो ये एक लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड पड़ा हुआ है। अब मेरे को इस पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक विला बनाऊँ, बट मैं पूरा इतनी बड़ी लैंड, जो बेच रहा है वो पूरी लैंड बेचेगा, गवर्नमेंट मेरे को पूरी लैंड बेचेगी, मैं पूरी लैंड खरीद नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूँगा? अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करूँगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाऊँगा, और मैं मान के चलो छोटे छोटे पार्ट्स में लैंड को डिवाइड कर दूंगा ऐसे करके, और हर पार्ट में अपना विला बना लूँगा। तो मेरे को तो बस इतनी ज़रूरत थी, मेरा विला इस जगह पर बन गया। अब सारे ऐसे छोटे छोटे लोग आए, सबने थोड़ा थोड़ा खरीदा, सब अपना विला बना लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लॉटिंग के लिए भी होती है, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा आपको प्लॉट का मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्लैट्स वगैरह भी बनाती है, ठीक है। और जहाँ पर उन प्लॉट्स के ऊपर फिर क्या होता है कि मेंबर खुद अपना घर क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं एज पर देयर चॉइस। दो तरीके के होते हैं, या तो भैया एक के ऊपर एक घर बना लो, फ्लैट्स बना लो, और एक एक फ्लोर पे एक एक फ्लैट सबको दे दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि लैंड का कुछ टुकड़ा दे दो, सब पूरी लैंड आप नहीं खरीद पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लैंड को ना 1000 टुकड़ों में डिवाइड करो, 1000 घर बनाओ उसके ऊपर, और 1000 मेंबर्स को कलेक्ट करो। आप एक टुकड़ा लो, आप चुपचाप जाकर बैठ जाओ, उसके अंदर आपका घर आपके अकॉर्डिंग आपकी मर्जी से तैयार होकर रेडी है, बनकर रेडी है। क्लियर बात है या नहीं है? तो ये करती हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो टोटल मिला के हमारे पास 6 सोसाइटी थी। अल्टीमेटली देखो, सबका काम एक ही है, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल करना। कंज्यूमर स्मॉल स्केल पे खरीदेगा, महंगा पड़ेगा, सब मिलकर खरीदेंगे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जाके खरीद लेंगे, सस्ता पड़ेगा। मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। तो 2-3 काम कंपलसरी हैं, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल करना। कैसे करना? सबको एक साथ मिला दो, जब सब लोग एक साथ मिल जाएंगे तो मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाएगा। सब में यही हो रहा था। यहाँ पर भी मिडिल मैन यानी कि प्रोड्यूसर होलसेलर एलिमिनेट हो रहे थे, यहाँ पर भी मिडिल मैन एलिमिनेट हो रहे थे। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब आप जाओगे किसी छोटे इंसान से खरीदोगे तो वो आपको महंगे में देगा, लेकिन जब सारे प्रोड्यूसर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं वो। यहाँ पर भी क्या था? यहाँ पर भी यही चल रहा था, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल लेकर जा रहे थे हम। भैया एक जने के लिए मार्केटिंग करेंगे, महंगी पड़ेगी, सब लोगों के लिए करेंगे, कंपेरेटिवली सस्ती पड़ेगी। यहाँ पे भी क्या चल रहा था? मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रहे थे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? गुड्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। जब सारे फार्मर्स मिलेंगे, हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से जाके अपने रॉ मटेरियल को खरीद सकते हैं। हम इक्विपमेंट्स को, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी होगा हमारे पास। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही था, हेल्प करना। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिला रहे थे, फिर हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर भी किसको एलिमिनेट कर रहे थे? लेंडर्स को एलिमिनेट कर रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे बच्चों? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या बोल रहे हैं, आपको लोन दे रहे थे। फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, यहाँ पर भी यही था कि स्मॉल स्केल यानी कि एक पर्सन तो खरीद नहीं सकता, तो बहुत सारे पर्सन को मिलाओ, सारे मिलकर खरीद लेंगे, फिर अपना घर बनवा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, सो डैट आपको ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, आपको इसी तरीके से फ़ायदा हम लोगों से मिल सके। और बच्चों, आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप अब इन नोट्स को हमारे साइंस एंड फन के ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हर टाइम पर खड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।